यह आज के परिप्रेक्ष्य का संविधान है। दूरदर्शिता इसमें बहुत लंबी है, लेकिन समय के साथ अगर कोई जरूरत पड़ती है ऐसी, जिसको कि देश को चलायमान रखने के लिए, व्यवस्था को चलायमान रखने के लिए, गवर्नेंस को चलायमान रखने के लिए, पब्लिक एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने के लिए अगर इस संविधान में किसी भी तरीके का संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें संविधानविदों ने हथियार दिया है। 368 एक ऐसा हमारे लिए उपकरण है जो हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। कहाँ पे कैसा संशोधन करेंगे, वो सबकी चर्चा भी संविधान में ही मिलती है। जहां पर संविधान में कहा गया 2/3 बहुमत से संशोधन करना है, वहां 2/3 बहुमत की जरूरत है। जहां 2/3 बहुमत के साथ राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए, आधे राज्यों का, वहां पर विषय दिए गए हैं। और इनके अलावा सामान्य बहुमत के भी विषय हैं। इसलिए विद्यार्थी पहला सबक ये सीख लें कि संविधान एक विधि है, संविधान एक विधान है, संविधान एक संविधान है, संविधान एक दृष्टिकोण है, संविधान एक दर्शन है, संविधान एक अप्रोच है, संविधान एक रूल एंड रेगुलेशन है, संविधान एक व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए एक बेस है, संविधान एक गुड फीलिंग के लिए हमें तैयार करता है, हमें खुशियां देता है, हमें अधिकार देता है, हमारे जीवन को बचाता है और हमारे जीवन के इर्द गिर्द रहता है। यानी अगर लोग कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है, तो मैं तुमको बताना चाहूंगा बच्चा कि अटक से कटक तक, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जर्रे जर्रे में देश के अपने, जहां तक हमारा भू राजनीतिक क्षेत्र है, वहां पर उसी भगवान की तरह एक संविधान रूपी भगवान भी निवास करता है, जो हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है, अधिकार की बात करता है, हमारे जीवन की बात करता है, हमारी जिंदगी की बात करता है, हमारे अंदर के वो तमाम उपायों को बाहर लाता है जो हमारे लिए जरूरी है। और इस संरक्षक की भूमिका में न्यायपालिका है। आप संविधान में जानते हैं राष्ट्रपति संरक्षक बोलते हैं, न्यायपालिका हमारी संरक्षक है। अगर किसी भी प्रकार की दुविधा हो, किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी हो, किसी भी प्रकार से अधिकारों का हनन होता हो, किसी भी प्रकार से हमारे मार्ग में कोई रुकावट पैदा होता हो, कोई करता हो, तो संविधान वहां पर न्याय देता है और संविधान रास्ता भी खोलता है और संविधान यह भी बताता है कि यह गलत था और यह सही था। तो संविधान हमारी धारणा भी है, हमारी अवधारणा भी है, हमारी आदत भी है, हमारा परिवेश भी है और हमारे बीच में होने वाले समागम भी है। हमें बताता है कि हमारा अधिकार क्या है, हमें बताता है हमारा कर्तव्य क्या है, राज्यों को बताता है उनके कर्तव्य क्या है, सरकार को बताता है तुमको क्या करना है, राष्ट्रपति को बताता है तुमको क्या करना है, न्यायपालिका को बताता है तुमको क्या करना है, यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को भी बताता है क्या करना है, जनता को क्या करना है बताता है। यानी संविधान अगर अधिकारों की पोटली है, तो ये दायित्वों का भार भी देता है। संविधान हमारे सीने में अगर एक ललक जगाता है, तो हमारे सर पर कर्तव्यों का बोझ भी रखता है, दायित्वों का बोझ भी रखता है। और हर किसी के दायित्व और कर्तव्य संविधान में या अधिकार लिखे हुए हैं। अगर आप जरा इसको दूसरे ढंग से देखिए, मोटे तौर पर अगर देखिए कि जिस तरीके से संविधान की धारा है, जिस तरीके से संविधान की विचारधारा है, जिस तरीके की संविधान की प्रभावशीलता है, अगर उसके मद्देनजर आप चीजों को समझ करके देखें, तो कौन सी चीज ऐसी है यार जो तुमको एक बार पढ़ते हो, दो बार पढ़ते हो, समझ में नहीं आता। ठीक है, अनुकूलन स्थापित करना थोड़ा कठिन होता है। अगर हम अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो थोड़ा अनुकूलन स्थापित करने में लग जाता है 2-4 घंटे। वैसा जाते हैं तो थोड़ा शर्माते रहते, सब कुछ ये चलता है। एक आध बार आप पढ़ते हैं संविधान में तो कई बातें ऐसी हैं जो आपको समझाने में सक्षम नहीं होती, क्योंकि ये कई ऐसी व्यवस्थाओं से जकड़ी है जो पहली बार हमारे सामने आती है। लेकिन एक बार फील करके देखिए कि इसको बनाया किसने। ये कोई अजूबा नहीं है, कोई ऐसा आविष्कार नहीं है। ये हमारे संविधानविद जो हमारे जैसी सोच के थे और उन सोच में भारत के उस जमाने की सोच और आगे की सोच, दूरदर्शिता जिसको मैं कहता को एक रूपता देने का प्रयास था। आपने कभी गौर किया होगा कि जब एक व्यक्ति, एक पिता अपना घर बनाता है, तो यह भी सोच के चलता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, अगर कहीं वो घर नहीं बनाते तो ये दोनों इसमें कैसे रह लेंगे। पहले तो आज के लिए बनाता है, फिर दूसरे
आने वाले भविष्य के लिए भी ध्यान में रखेगा। और जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको लगता है कि घर छोटा पड़ रहा है, तो छत के दूसरे कोने पर 2 रूम सेट और बना लेते हैं। ये उस घर का संशोधन है। ऐसा ही है हमारा संविधान। संविधान एक ऐसा नियम है जो उस दौर की परिस्थितियां और आगामी दौर की परिस्थितियों का समागम किया गया। उसमें हमारे संविधानविदों में इसीलिए दूरदर्शी बोला जाता है ना। और संविधान जो विद आए 389 जो 10 लाख पर एक प्रतिनिधि की बात आई, जो औपनिवेशिक जो देशी रियासतों के साथ साथ जो ब्रिटिश साम्राज्य कमिश्नरी के लोग मिलकर के ये बने, ये जितना भी एक ब्रीफ लिया, विभागों को समितियों को बांटा, हर तरीके की छोटी छोटी चीजों के लिए चीजों की व्यवस्थित की गई, देश के कोने कोने के लोगों को जुटाया गया ताकि कोई कोना छूट न जाए। और आज ये संविधान भारत के सभी राज्यों, सभी केंद्र शासित प्रदेशों समेत यानी कि पूरे भारत के भू राजनीतिक क्षेत्र का नेतृत्व करता है। ठीक, तो संविधान के निर्माण, संविधान की विशेषता, संविधान की व्यवस्था, संविधान की विशेषता के साथ संविधान में उसकी अपनी व्यवस्था भी है। संविधान में दर्शन के साथ साथ उसकी अपने चिंता और चिंतन भी है। संविधान अगर उधार का थैला है तो देने की पोटली भी है। और संविधान अगर संघ या संघात्मक और एकात्मक का ध्रुवीकरण अलग अलग भी है, तो सामान्य जो संदर्भ हैं वो संघात्मक हैं और जो विपरीत संदर्भ हैं वो एकात्मक हैं। नहीं तो हम मिले जुले स्वरूप में हैं। कुछ संघात्मक सा हैं, कुछ एकात्मक सा हैं, कुछ संघ सा हैं, कुछ फेडरल जैसे भी, कुछ यूनियन जैसे हैं, कुछ फेडरल जैसे भी, कुछ दृढ़ भी हैं तो कुछ नरम भी है। हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता है, हमारे यहाँ समाजवाद है, हमारे यहाँ बंधुत्व है, हमारे यहाँ न्याय है, सबका समागम है संविधान। जब इसको पढ़ने चलिए, अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा तो ये भी था, बट मुद्दा ये और बड़ा है। ये आपके अंदर एक कौतूहल पैदा करना, आपके अंदर एक माहौल डेवलप करना। कहते हैं कि अगर शादी में आप जाएं और सब्जी बाजार जैसा माहौल हो तो आपके अंदर शादी जैसा माहौल तो नहीं बनेगा। इसलिए शादी वादियां जब होती हैं तो शादियां होती, मंडप होगा, भोजन बन रहा है, जलेबी मिठाई बन रही है, नाच गाना हो रहा है, ये वादियां हैं। तब उसमें शादियां, शादी तो 2 ही लोगों की होती है, लेकिन वादियां कितनी क्रिएट की जाती। संविधान अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 के बीच जो मूल संविधान की धारा है, उसमें कितने अच्छे अच्छे नियम, अच्छे अच्छे संदर्भ, अच्छे अच्छे विचार हैं। उसी से ओतप्रोत होना है। और यूपीएससी या पीएससी, पीसीएस जो सवाल पूछता है उसको आप दे पाए, इसके माध्यम से दे पाए, ये मटेरियल हो गया, दे पाए, उस सवाल का उत्तर दे पाए। आप जरा कल्पना करिए, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू, टीएन सेशन का नाम सुने होंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बहुत चर्चित, 1954 के आईएएस थे, 1954, उनकी पैदाइश 32 की थी, 22 साल में वो भी आईएएस बने थे। ठीक, आप जरा सोचिए, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे और 26 जनवरी 50 को संविधान लागू। उनके जमाने में जो आईएएस का पेपर हुआ उसमें भी संविधान से सवाल आया और 2020 में भी संविधान से सवाल आया। यानी इस संविधान में 70 साल का यह संविधान, इतने पुरानी सिविल सर्विसेज और इतने पुराने संविधान में इतना सवाल पूछने के बाद भी इतने सवाल अभी बचे हैं पूछने कि लोग नहीं बता पाते हैं कितना भी पढ़ लें। और एक कमाल की बात है, रिपीट नहीं होता सवाल। 1979 कोठारी समिति की रिपोर्ट पे, जो 74 में कोठारी समिति बनी थी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1979 में पहली बार प्रारंभिक परीक्षा सिविल सर्विसेज में। अगर वहां से आप उस यात्रा को देखें तो 20 का भी सिविल सर्विसेज का पेपर नहीं हुआ है, 19 इसको निकाल लीजिए, 28 उधर निकाल लीजिए, 41 साल बच्चा, क्या समझे? 41 साल से 41 बार प्रारंभिक परीक्षा अब तक सिविल सर्विसेज की हो चुकी है। अगर ऑन एन एवरेज हर परीक्षा में 15 क्वेश्चन भी एवरेज ले ली तो कम से कम 600 क्वेश्चन
सिविल सर्विसेज में अब तक संविधान से आ गए हैं, लेकिन जाके सिविल सर्विसेज को 600 प्रश्नों को खंगाल के देखिए, एक भी प्रश्न रिपीट नहीं हुआ। आप जरा कल्पना करिए कि 395 आर्टिकल का संविधान, जो 8 अनुसूचियों से 12 हो गया, जिसमें आपको भाग मिलते हैं, भागों को जैसे चैप्टर होते हैं, बट संविधान 1 से 395 सुविधा के लिए, जैसे बोला सरलीकरण, सिंपलाइजेशन, या आपको खंड में कर दिया तो थोड़ा ठीक रहता, सेमेस्टर वाइज जैसा वो सब बता दिया जाएगा। तो 600 सवालों में कोई सवाल रिपीट नहीं होना, कितनी बड़ी खासियत है इसकी, कि इतनी संभावनाएं अभी भी हैं। उसके पहले तो आए ही, उस समय तो प्री नहीं होते थे, मेंस ही होते थे, और इंग्लिश मीडियम में ही पेपर होते थे। हिंदी मीडियम की शुरुआत 79 से। तो जरा आप कल्पना करिए कि संविधान के आभा मंडल में कितना तेज है, इतने सवाल निकलते। मूल अधिकार से आज भी सवाल आते हैं, पहले भी आते थे, और मूल अधिकार 6 हैं, सवाल कितने पूछे गए, सैकड़ों, लेकिन सवाल कम नहीं हुए। हमें अपना दर्शन, अपना चिंतन और संविधान के प्रति अपनी जो लगाव है, जो समर्पण है, जो आदर है, जो मान है, जो सम्मान है, जो दृष्टिकोण है, जो अप्रोच, अगर उसको सकारात्मक रखें, उसके प्रति एक जैसे कहते हैं ना, तत्परता के साथ उदारता रखें, तो बहुत अच्छा सा समझाता है। उखड़ा हुआ मन न घर में काम आता है, न बाहर के लोग आपको उसका समर्थन करते हैं, लेकिन सजा हुआ मन, सजग मन को दोनों जगह बहुत अच्छी पहुंच होती है। तो सजग मन से संविधान को पढ़िए, इसीलिए संविधान सजगता का पर्याय है। यह गवर्नेंस को भी जानना है और सिटीजन को भी जानना है कि संविधान सजगता का पर्याय है। तो अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसको, तो बहुत ही पोटेंशियल युक्त अगर बात करेंगे, बहुत ही पोटेंशियल युक्त, तो संविधान को अगर आप लिखना चाहें तो मैं बोलता जाऊंगा, मैं बोर्ड पे लिखने के मूड में नहीं हूं, ठीक, आज सिर्फ लेक्चर देने के मूड, है ना। जैसे देखे होंगे ऑनलाइन में सब लोग लेक्चर देते हैं, लिखाते उखाते तो है नहीं। आज जरा इसका भी अभ्यास कर लीजिए कि मैं लेक्चर ही दे के चला जाता हूँ, फिर देखिए कि जब बाहर आप फोन बंद करके जाएंगे तो उस लेक्चर से कितना बेनिफिट है, उसका थोड़ा प्रैक्टिकल करने का मौका है। सिर्फ आज के लेक्चर के लिए बोल रहा हूँ, पढ़ाऊंगा भी, लिखाऊंगा भी, लिखना भी सिखाऊंगा, लेकिन आज केवल मैं लेक्चर दूंगा, क्योंकि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है बात कहने में। तो मैं अगर बात करूं संविधान के संभाव और भाव की, तो अब आते हैं, संविधान बच्चा एक विधि व्यवस्था है, जैसा लिखा है वैसा पढ़ लो, ठीक। जो चिंतन दर्शन है, जब इसका ज्ञान हो जाएगा नियम कायदे का, जब तुलनात्मक अध्ययन करते हो तब चिंतन बढ़ता है, ठीक। तो तुलनात्मक अध्ययन तो तब करोगे जब पहले एक बार अध्ययन किए होगे, जैसे नीति निर्देशक तत्व तो मूल अधिकार में अंतर करना हो, तो दोनों का जानना जरूरी है ना यार। पता चला कि आप मूल अधिकार जान के नीति निर्देशक तत्व से तुलना कर रहे हैं, किस बात की तुलना कर रहे हैं जब दूसरा नहीं पता है आपको, तो ठीक। तो दो चीजों में तुलना तभी संभव है जब दोनों चीज की जानकारी हो। तो अब संविधान की पूरी जानकारी होगी तो आपको तुलना करना आसान हो जाए। जैसे राष्ट्रपति को जान गए, राज्यपाल को जान गए, तो अब तुलना करिए, मुख्यमंत्री को जान गए, प्रधानमंत्री को जान गए, अब तुलना करिए, सुप्रीम कोर्ट को जान गए, हाई कोर्ट को जान गए, अब तुलना करिए। ऐसे कैसे तुलना कर लोगे कि एक कोर्ट को जान लिया दूसरा जाने ही नहीं। राष्ट्रपति जान के राज्यपाल से तुलना कर रहे हैं, राज्यपाल भी जान। हमने आपको इसके पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग कल्चर में कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर के चर्चा कर रहा था, तो उसमें आपने देखा होगा कि आर्टिकल 1 से 4 के बीच में, है ना, भारत और उसके राज्यों की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले जब अध्ययन करना चाहिए, देखिए जो इसके पहले निर्माण है, दर्शन है, विशेषता है, महत्व है, संविधान सभा है, वो क्राउन कंपनी के टाइम पे एक अलग विषय है। ये सारे विषय को आप खंड एक में कह सकते हैं, डाल सकते हैं, जिसका संविधान निर्माण में योगदान है, संविधान के दर्शन, संविधान के चिंतन, संविधान के संदर्भ को बनाने में योगदान है। बट उनको ऐसा तो है नहीं संविधान विदों का सबका नाम लिखा हुआ है आर्टिकल 1 में या पहली अनुसूची में। तो जहां से संविधान शुरू है मैं वहां से चर्चा कर रहा हूं। और संविधान शुरू हुआ आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है, और भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत को अगर खोजना हो तो राज्यों से को जोड़ दीजिए तो भारत मिल जाएगा। और यहाँ पे फेडरल शब्द नहीं है, यूनियन शब्द है।
फेडरल और यूनियन का मैंने आपको उदाहरण समझाया था अमेरिका से तुलना करके। जो विद्यार्थी आज पहली बार जुड़े होंगे, वो शायद मेरी इस बात को जो मैं पहले समझाया उससे कट गए होंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो समझ जाएँगे इस बात को। तो मैंने अमेरिका और इंडिया का जब तुलना किया था, तो फेडरल और यूनियन का एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस आप तक पहुँच गया था। अब बात आती है आर्टिकल 1 से 4 की, जैसे भारत राज्यों का संघ है, तो मैंने बताया कि भारत को खोजना है, तो उसके राज्यों में जाइए, राज्यों को जोड़ दीजिए, केंद्र शासित प्रदेश वगैरह मतलब पूरे जितनी व्यवस्था है, भारत राज्यों का संघ है। 4 आर्टिकल तक हुए। सिंपल सी बात है कि आपको जब ऐसी बात करते हैं, तो आप भाग 1 करते हैं संघ और उसके राज्य। यही था ना उसमें, संघ और उसके राज्य। जब आपको पता चल गया कि भारत राज्यों का संघ है, तो दूसरे स्टेप पे क्या पता करना है? देखिए संविधान क्या है? संविधान एक साइंस है। संविधान क्या है मालूम है? संविधान साइंस है। साइंस कौन सी चीज होती है मालूम है? ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जो नॉलेज सिस्टमेटिक हो वही साइंस है। इसलिए संविधान एक साइंटिफिक अप्रोच है। संविधान में एक साइंटिफिक अप्रोच है। जब आपको पता चल गया कि राज्य और संघ यानी कि भारत राज्यों का संघ है और आर्टिकल 1 से 4 के बीच चर्चा है, जिसमें संघ के से लेकर राज्यों के निर्माण से लेकर राज्यों के नाम से लेकर सीमा से लेकर तमाम चीजों का आपने देखे होंगे 1 से 4 के बीच में उल्लेख है, जिसकी जानकारी मैं इसके पहले दिया था, नहीं दिया था तो मैं इंट्रो दे रहा हूँ। ये जब संविधान की क्लास हम 16 मई से जब रेगुलर क्लासेस होंगी, तो संविधान की परत दर परत पूरे अध्ययन शुरू किए जाएंगे। 2 विषय पढ़ाए जाएंगे, संविधान और हिस्ट्री। 1.5 घंटे की क्लास होगी, 3 घंटे के लिए तैयार रहना होगा, बीच में 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा एक क्लास के बाद। 1.5 घंटे से 5 मिनट ज्यादा नहीं होगा और ब्रेक 5 मिनट 15 मिनट से 2 मिनट ज्यादा नहीं होगा। तो इस ब्रेक के साथ ये पढ़ाई होगी, इसमें 3 काम होंगे, संविधान भी पढ़ाए जाएंगे, नॉलेज डेवलप किए जाएंगे और उस नॉलेज को निकालना भी कि कैसे आप लिख पाए, ताकि जब हमसे संविधान या कोई जो भी विषय हम पढ़ाएंगे पढ़ के जाएं, तो आप उसको बंद कर दें कि लिखना आता है आपको। अगर लिखना नहीं आता तो अधूरा रहेगा वो विषय। अब आती है बात 1 से 4 के बीच हो गया, ये जान जाएंगे इसमें। तो दूसरा भाग में जब जाएंगे तो नागरिकता की बात मिलेगी, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, तो भारत में रहते हैं ना, भारत जो संघ है, जो भारत राज्यों का संघ, इसमें कौन रहेगा? तो डिसाइड हुआ कि जो राज्य में रहेंगे वो निवासी होंगे और जो सभी निवासी भारत के नागरिक होंगे। यानी हम मध्य प्रदेश चले जाएं, कई लोग ग्वालियर से पढ़ रहे हैं, मैं ग्वालियर में रहने लगूं तो भी भारत का मैं राज्य का निवासी हुआ। अब राज्य बदल जाएगा, उत्तराखंड से मैं जैसे उत्तर प्रदेश का निवासी था, भले उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ इलाहाबाद में, लेकिन मैं देहरादून में रह रहा हूं तो मैं यहाँ का निवासी हूँ, वहां भी निवासी था, मध्य प्रदेश में जाऊंगा वहां भी निवासी, लेकिन जहां कहीं भी मैं जाऊं रहूंगा भारत का नागरिक। तो हमारे यहाँ भारत की नागरिकता की चर्चा भाग 2 में की गई है और इसकी चर्चा हमने ब्रीफ किया था। ठीक है, 5 से लेकर आर्टिकल 11 के बीच। तो भाग 2 में क्या लिख लेंगे? आर्टिकल 5 से 11 के बीच में बच्चा नागरिकता की बात हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी ब्रीफ करेंगे, तो ब्रीफ किए हैं, कुछ आप जानते हैं, आगे जो विषय में नहीं है वो सब होता रहेगा। अब आता है भाग 3। जो नागरिक है देश का, उस नागरिक के कोई अधिकार होंगे। जैसे अधिकार विहीन जो नागरिक होता है, उस देश के प्रति कोई उसका आभा मंडल नहीं होता, उस देश के प्रति उसका कोई समर्पण नहीं होता, उस देश के प्रति कोई लगाव नहीं होता। इसलिए जिस देश में व्यक्ति नागरिक है, उस देश में अगर उसको अधिकार नहीं मिले हुए हैं, तो उत्तरदायित्वों की पूर्ति वो कतई नहीं कर सकता। और हमारा उत्तरदायित्व क्या है? अपने राष्ट्र के प्रति लगाव, अपने देश के प्रति समर्पण, अपने ध्वज के प्रति सम्मान, और भी जितने भी हमारी विरासत और रियासत है, उन सभी के प्रति हमारा जो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण है, वह हमारा उत्तरदायित्व है। लेकिन ये उत्तरदायित्व तभी पूरा होते हैं जब उस देश में रहने के कारण या उस देश के नागरिक के कारण हमें उतने व्यापक अधिकार मिले हुए हैं। इसीलिए जब प्रशासन में कहा जाता है उत्तरदायित्वों की पूर्ति, यानी कि अगर अधिकार थोड़े भी कम रहे तो उत्तरदायित्व उतने पूरे नहीं होंगे जितने अधिकार कम है। इसलिए कहा जाता है कि अधिकार और उत्तरदायित्व के बीच में तुल्यता होनी चाहिए, सूचिता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए,
तिल भर भी कम ज्यादा नहीं। अगर अधिकार ज्यादा हो जाते हैं और उत्तरदायित्व कम हो जाते हैं तो उसका दुरुपयोग होता है अधिकारों का। और अगर उत्तरदायित्व कम होता ज्यादा हो जाए और अधिकार कम हो तो उत्तरदायित्व पूरे नहीं किए जा सकते। तो भारत, अब आप आर्टिकल 12 से 35 के बीच जो भाग 3 है, जिसको मूल अधिकार है, जिसमें आर्टिकल 12 में राज्य, आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू से लेकर के संसद को कानून बनाने 35 आर्टिकल तक देखेंगे तो उसमें जो 6 प्रकार के मूल अधिकार मिले हैं, उसके भीतर भी जो छोटी-छोटी तमाम बातें हैं, जो हमको भारत के नागरिक होने के नाते प्राप्त हैं, कुछ को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त हैं। व्यक्ति का मतलब होता है विदेशी भी हैं, उनको भी प्राप्त है। इनका जब ब्यौरेवार अध्ययन किया जाएगा तब आपको पता चल चुका होगा कि आपका अधिकार कितना बड़ा है और हम लोग अपने उत्तरदायित्व को कितना कम खर्च करते हैं। क्या समझे? हमें अगर अपने उत्तरदायित्व का भान नहीं और अधिकार इतना बड़ा है तो कहीं ना कहीं हम देश के प्रति नुकसान करते हैं। तो संविधान ने हमको एक सोच भी दिया, संविधान ने हमको एक समझ भी दे रहा है, संविधान हमको एक सकारात्मक पक्ष भी दे रहा है कि भाई जब तुमको इतना बड़ा बड़ा अधिकार मिला है तो काहे देश में इस तरीके से नाश मार रहे हो, काहे उपद्रव करते हो, अपने उत्तरदायित्व को समझो। एक प्रकार से अधिकार का बेजा इस्तेमाल, यह कहीं ना कहीं हमारे पर जो विश्वास है उसके साथ धोखा है। तो 12 से 35 के बीच हम लोग क्या पढ़ेंगे? मूल अधिकार के बीच भाग 3 में आता है, हम लोग अधिकार पढ़ेंगे। किसका? अपना अधिकार, नागरिकों का अधिकार। ठीक है, यही जब सिविल सेवक आप बन जाएंगे तो अधिकारें थोड़े सिंक्रोनाइज हो जाती, क्योंकि वहां कोड ऑफ कंडक्ट हो जाता है। यही चीज हमने कल अपवाद के तौर पे भी आपसे जिक्र किया था। वहां पर कहीं ना कहीं मूल अधिकार पर कोई चीज सुपरसीड कर जाती है। ऐसा नहीं है कि अधिकार जैसा दिया है उसी रूप में है, कहीं पर अगर घटता है, कहीं पर आपके दायित्व बदल रहे हैं, है ना। जैसे आप कल आईएएस बन जाएंगे तो कोड ऑफ कंडक्ट, अभी तो भारत के नागरिक के नाते जो नियम लागू है वो है, फिर कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो जाएंगे, है ना। तो उसके कारण अगर आपको पूरा अधिकार नहीं मिल रहा है तो आपको विचार करना पड़ेगा कि यह चीज संविधान सम्मत यह भी है। जैसे कि कल एक्सेप्शनल चीजों को बताया, तो सारी चीजें अक्षुण्ण हैं लेकिन असीमित नहीं है, यानी कि मूल अधिकार असीमित नहीं है। परिस्थितियां आती हैं तो उस पर लगाम लगाया जाता है। ठीक है, अब आता है भाग 4 की चर्चा। आप चाहें तो इसको लिखते रह सकते हैं, है ना। लिखते रहने से, आप लिखें या ना लिखें बस सुन लीजिए। और ये वीडियो है, आप तो यूट्यूब वगैरह में डाल देता हूँ, और जो लोग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब कर लो यार। और जो लोग हमको इंडिकेट नहीं किए हैं कि 16 मई की क्लास में हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अगर रहना है तो भी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। काहे शर्माते हो भाई, ये तो पढ़ाई लिखाई का काम है, मैं टीचर आदमी, तुम लोग मुझसे खुल के तुम नहीं बतियाओगे तो कौन बतियाएगा भाई। तो किसी को अगर पढ़ने की इच्छा है, चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम, मुझे बात करे। और मेरे व्हाट्सएप नंबर में सबको पता है, उसमें है, नहीं है तो ले लीजिए एक दूसरे से। और आप मुझे बताइए और क्लैरिटी आ जाएगी कि 16 मई कितने बच्चे रहेंगे, फिर ऐप एप्लीकेशन पे जाएंगे और आप अपना अपना खोल खाल के पढ़िए। एनीवेज, आप आता है बात की भाग 4 में, तो देखे होंगे कि जैसे नीति निर्देशक तत्व के डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करेंगे तो 36 से 51 के बीच चर्चा है, ये भाग 4 है। और इसमें राज्यों को कर्तव्य दिया गया है। ठीक, और जब इसको आप पढ़ेंगे और मूल अधिकार से जहां तुलना बनती है, तुलना करेंगे, तो एक बार मूल अधिकार स्वयं से पढ़ना, मतलब पढ़ाने के बाद फिर नीति निर्देशक तत्व आ गया, फिर दोनों के बीच में कंपैरेटिव एक स्टडी हो गई, उसके बाद सवालों की पूरी व्याख्या हो गई, और फिर आप परिष्कृत भाव से उसमें उत्तर को दे देना, आपकी तैयारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो 36 से 51 की बात करेंगे भाग 4 में। फिर आप देखेंगे 4 क, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 4 क जोड़ा गया था। और इस 4 क में 51 क, 51 में 51 क जोड़ा गया, और इस 51 क में मौलिक कर्तव्य की बात कही गई, मूल कर्तव्य की बात कही गई। और ऐसा आप समझिए कि संविधानविदों ने हमको मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं दिया ना, हमको अधिकार तो दिया लेकिन हमारा कर्तव्य नहीं दिया ना। देखिए, जिस सत्ता को लोकतंत्र में हम रोपित करते हैं उस सत्ता को अधिक कर्तव्य दिया। केंद्र का कोई देखे होंगे कि आपने जैसे 36 से 51
के बीच में नीति निर्देशक तत्व में राज्यों को यह कर्तव्य है, केंद्र को कर्तव्य नहीं है, भारत का कर्तव्य नहीं है, राज्यों का कर्तव्य है। तो जरा इस बात को समझिए कि जो राज्यों का कर्तव्य है, अगर सारे राज्यों को मिला दिया जाए तो वो भारत का कर्तव्य हो गया कि नहीं? जब भारत राज्यों का संघ, भारत है कहां? भारत राज्यों में है। तो भारत अगर राज्यों में है तो राज्यों का कर्तव्य अगर सबका पूरा हो गया तो बताइए भारत का कर्तव्य पूरा हो गया कि नहीं? हो गया। इसलिए भारत का संविधान में कोई कर्तव्य इस तरीके का नहीं दिया जैसे नीति निर्देशक तत्व जैसे। ये राज्यों का कर्तव्य है और राज्य अपने कर्तव्यों का सही पालन करें तो राज्य के निवासियों को पूरा लाभ मिलेगा। और जब निवासियों को पूरा लाभ मिलेगा तो वो किसके नागरिक हैं? भारत के नागरिकों को लाभ हो गया। ठीक। तो देखें 1976 में जब संविधान संशोधन 42वां होता है, 51 का जोड़ा जाता है, तो जरा कल्पना करिए कि संविधानविदों ने हमको 12 से 35 के बीच में भाग 3 के भीतर फंडामेंटल राइट दिया, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी नहीं दिया। वो दे रहे हैं 1976 में संशोधन करके मिल रहा है। हमारी पार्लियामेंट ने संशोधन करके 4 में जोड़ करके 51 का हमको दे दिया। पहले 10 थे, अब 11 हो गए 2003 से। अब जरा आप सोचिए कि वो क्यों किया ऐसा और क्यों नहीं किया? इसलिए किया गया क्योंकि हम अधिकार करते रहे, कुछ कर्तव्य को लिखित रूप से इनको दे दो यार, इनको होश में रहेगी। क्योंकि इन 25 सालों में 26 सालों में ये समझ में आ गया कि हम लोग कई चीजों में हमको जगाना पड़ता है, तब हम हमारे अंदर जागरण आता है। हमारे अंदर चिंतन जो है तो हो सकता है बट चिंता नहीं होती। देखे नहीं, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, इफिशियंसी कितनी चर्चा किया गवर्नेंस। तो क्या हमारी डेमोक्रेसी में इफिशियंसी है, ट्रांसपेरेंसी है, ध्वज के प्रति स्नेह है? क्यों एक्ट लाना पड़ता है? क्यों संशोधन किया अपने कानूनों? कहने का तात्पर्य है कि अगर हम संविधानविदों के उस उदार मापदंडों पर खरे उतरे होते तो इसकी क्या जरूरत है? आप चले जाइए, इंग्लैंड में अलिखित संविधान है। अगर हम कानून तोड़ेंगे ही नहीं तो कानून बनाने की क्या जरूरत है? कानून को कठोर बनाने की क्या जरूरत है? इस देश में बहुत सारे, जैसे आईटी एक्ट लाए आप 2000 में, कानून बनाया गया उसमें। अगर आप सोशल मीडिया वगैरह में इस तरह से तकनीक का कोई दुरुपयोग ही नहीं करते तो कई अवशिष्ट सूची में ये साइबर, ये सब ये जो तकनीकी वगैरह जो व्यवस्थाएं, सूचना का कानून वगैरह क्यों डालते आप उसमें? इसीलिए तो किया ना कि क्योंकि हम गलतियां कर रहे हैं। तो संविधानविदों ने जो भरोसा हम पे किया कि इनको अधिकार दे रहे हैं, बट ये जनता है, देश तो इन्हीं का है, लोकतंत्र है। अपनी सरकार चुनेंगे, अच्छी सरकार चुनेंगे, अच्छा काम लेंगे, दबाव बनाएंगे। इनको कर्तव्य बताने की क्या जरूरत है? देश में जो एक मत देता है ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। और मत देने में ही हम डकैतों को चुनने लगे, चोरों को चुनने लगे, उचक्कों को चुनने लगे। पार्लियामेंट में 1/3 लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी अपराध से युक्त होने लगे। संविधानविदों का भरोसा क्या था हम पे कि इनका जो अधिकार है उसका सही उपयोग करेंगे। अधिकार हमको मिला है कि नहीं मतदान का? क्यों? जनप्रतिनिधित्व कानून को जोड़ेंगे, निर्वाचन आयोग को लाएंगे, 326 से 329 आर्टिकल में चलेंगे। हमको मिला है कि नहीं अधिकार? यही अधिकार मिला। जात के नाम पे, पात के नाम पे, बहुलवाद के नाम पर, बाहुबली के नाम पे, रुपए के नाम पे, लालच के नाम पे, लोभ के नाम पे, क्राइम के नाम पे, डरने के नाम पर हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर से हम जो हमसे अपेक्षा की गई एक कॉमन नैतिकता की, उसकी भी हम खरे नहीं उतरे। तो उस कॉमन एक आम नैतिक आचरण को मूल कर्तव्य में 10 करके डाल दिया। अच्छा, एक लाइन की बात आप बताइए, 11वां जो 11वां मूल कर्तव्य है उसमें लिखा है कि अभिभावक जो है अनिवार्य रूप से अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे। कौन माँ बाप है यार जो कहने पर शिक्षा दिलाएगा? हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े लिखे, लेकिन ये डाला क्यों गया? इसका मतलब है कि हमारे देश में कई अभिभावक, कई ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। बताइए, इसके लिए उनका दिमाग खोलना पड़ रहा है कि भाई जो तुम करते हो बच्चों को पढ़ने लिखने दो, उसका बचपन है, ये शिक्षा उसकी अनिवार्यता है, ये भी समझाना पड़ रहा है और वो उसमें लिख रहे हैं।
महिलाओं की हमें कद्र करनी चाहिए। आदमी महिलाओं के बीच ही सब रहा है। माँ कौन है, बहन कौन है, दादी कौन, नानी कौन है, चाची कौन है, लेकिन वो महिलाओं का ही कद्र करना भूल गया। ये सब लिखना पड़ गया, ठीक है ना, ये सब लिखना पड़ गया। हमने अपने अधिकारों का कहीं ना कहीं बेजा इस्तेमाल किया। तो संविधान को अधिकार अधिकार हमें दुरुपयोग के लिए नहीं मिले, प्रयोग के लिए मिले। खैर 51 का हो गया, आप 4 का से जान गए। अब हम ये जो अब तक जो बताया एक सेगमेंट सुनो। भारत कहां है, राज्य कौन है, नागरिक कौन है, उनको अधिकार क्या है, राज्यों का कर्तव्य क्या है, नागरिकों का क्या कर्तव्य है, अभी तक इसकी जानकारी, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी तो कौन है, कहां से आए हैं, क्या करेंगे, क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य, यही सब हो रहा है। तो राज्य का कर्तव्य पता चला, नागरिक का कर्तव्य पता चला, नागरिक का अधिकार पता चला, नागरिक कौन है पता चला, भारत का पता चला और उसके राज्यों का पता चला। 51 का खत्म। इसलिए यहां पर एक लकीर खींच दो, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 51 का तक, 1 टू आर्टिकल 51A तक। अब आते हैं दूसरे लकीर में। दूसरा क्या चलेंगे, आर्टिकल 52 से 78 के बीच। वैसे मैं अभी इसको तोड़ने के बजाय ये समझाना चाहूंगा कि 2 संविधान हैं। क्या समझे, हमारे देश में 2 संविधान हैं, एक संघ का संविधान, एक राज्य का संविधान, और फिर संघ राज्य दोनों का संविधान। तो कितने हो गए, 3 संविधान। संघ का संविधान आर्टिकल 52 से 151 तक, ठीक है, 52 से 151 तक, और उसके बाद 237 तक राज्य का संविधान। तो 237 तक तो 2 स्टेट खत्म, 51 का इधर हो गया। तो एक अब आएगी बात भाग 5 की। भाग 5 में कई चैप्टर्स हैं, ठीक, उन चैप्टर को हम डिवाइड कर देंगे, भाग 1 के चैप्टर्स को बताते जाएंगे, आप लिखाते समय वो बताते जाएंगे। बट संघ का संविधान कहां तक है, सीधे 100 आर्टिकल, कितने, 52 से जोड़ो 151 तक, पूरे 100 आर्टिकल्स हैं। इधर 1 से 51 का, इधर 52 से 151, पूरा 395 का जो आर्टिकल का संविधान है, 150 संविधान आप पहुंच गए फटाक से। और इसमें कैसे, छोड़ो उसमें चैप्टराइज कैसे किया है, अपना सुनो। जिस संघ लिखता ना, अनुच्छेद 1 में क्या लिखता है, भारत राज्यों का संघ है, और आर्टिकल 52 क्या लिखता है, संघ का एक राष्ट्रपति होगा, लिखा है ना, संघ का एक राष्ट्रपति हो, सिंपल। भारत राज्यों का संघ है और उस संघ का एक राष्ट्रपति होगा, कहां पता चलता है, 52 में। जहां से राष्ट्रपति आया वहां से संघ का संविधान शुरू। सारे नाम किसके नाम से काम करते हैं, राष्ट्रपति। 53 में क्या करता है, वो अपने कार्यों का बंटवारा ही तो करता है, सारे काम राष्ट्रपति में हैं। किसी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना देगा, किसी को प्रधानमंत्री, ऐसे सब बांटे रहता है अपना सारा, सारे काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाते, स्वयं करे या अपने एजेंसियों से करवाए। तो संविधान में जहां जहां जैसी व्यवस्था वैसे वो भी कर देते हैं। 52 में लिखा है एक राष्ट्रपति, फिर राष्ट्रपति काम, चुनाव कैसे होगा, इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनेगा, ये सब, उसको पद कैसे, कहां कैसे करना है, कैसे हटाना है। जैसे आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट है, उसको हटा, ये महाभियोग जिसको, ठीक, यानी एक राष्ट्रपति होने से हटाने तक, चुनने तक, कार्य तक, सब उसका संविधान में एक एक पाई का हिसाब लिखा हुआ। मैंने बोला ना, संविधान सघन भी है, सरल भी है और स्पष्ट भी, ठीक, स्पष्ट बिल्कुल, कौन चुनेगा राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा,
मनोनीत सदस्य इस कॉलेज में नहीं हो, बिल्कुल क्लियर। अब आप कहिए सर अच्छा जो 2 लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 12 जो है राज्यसभा मनोनीत करता है, क्या यह जो है राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान दे सकते हैं? हम तो बताएंगे कि नहीं दे सकते हैं। और क्यों बताएं? क्योंकि संविधान में ही लिखा। तो हम वही बताएंगे जो संविधान में लिखा है। इसलिए कहता हूं कि संविधान में विधान है, अपना दर्शन मत चलाओ यार। जो चीज जहां पर जैसा है उसको वैसे ही कर दो। गुड़हल का फूल गुड़हल बोलो, कमल का फूल कमल बोलो, तुम उसको गड़बड़ मत करो। कहीं तुलना है, जहां फिलॉसफी, जहां एटीट्यूड, जहां पर आपका चिंतन जाता है, और वहां अगर सॉफ्ट एक जगह है तभी जाओ। बिल्कुल क्लियर। क्यों नहीं होता सर? अब आप हमसे पूछिए कि सर ये लोग क्यों नहीं हो सकते? हमने कहा यार वो उसी को नियुक्त करता है तो वही उसको चुनेंगे क्या? मैं तुमको टीचर अपॉइंट करूं और तुम ही मुझको बताओगे कि तुम डायरेक्टर रहोगे कि नहीं रहोगे? ये तो गलत बात है ना। इसलिए नहीं चुनता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को चुनता है। हाँ ठीक है। क्यों? उपराष्ट्रपति ने थोड़ी नियुक्त किया। कुल मिला के कहने का मतलब कि जैसे हम जो समझाने का, जहां पर टेक्निकल ट्रिप नहीं बनता वहां पर मत जाओ। जैसे सड़क खाली हो, चौथा गियर लगा हो, पांचवा, गाड़ी चल रही है, चलने दो ना। बाजार में तो गियर और बदलो, जल्दी ब्रेक मारो, ये करो, ऐसा चलाता है ना। तो टेक्निकल जो ड्राइविंग है वो कहाँ है? बाजार के बीच में, सपाट जगह पे कुछ टेक्निकल नहीं है, सिर्फ इसीलिए कहा जाता है साफ सड़क पे, मतलब भीड़ भाड़ ना हो सड़क पे गाड़ी चलाना ड्राइविंग नहीं होता। ड्राइविंग होता है बाजार में गाड़ी चलाना। तो संविधान जहां पे बिल्कुल क्लियर है वहां तो आप अगर नहीं बता पा रहे हैं तो आपने पढ़ा नहीं, रटा नहीं उसको। लेकिन जहां थोड़ी उसकी कन्फ्लिक्ट बातें हैं, कंडीशनल, वहां आपको थोड़ा दम लगाना है। तो कुछ जगह पे तो संविधान ऐसे पानी की तरह बहेगा, कुछ जगह पे थोड़ा दम लगाना, वो बताऊंगा कहां कहां दम लगाना। तो आर्टिकल 52 से 78 तक 3 चीज आपको पढ़ाएंगे। एक चीज तो पढ़ाएंगे राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति पढ़ाएंगे, है ना। उपराष्ट्रपति पढ़ाने के बाद मंत्रिपरिषद पढ़ाएंगे, क्योंकि लिखा है आर्टिकल 74 में कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे राष्ट्रपति काम करेगा। तो मंत्रिपरिषद कहां से आती है भैया, कौन कौन लोग होते हैं, कैसे बनती, वो बताएंगे। और बीच में एक 76 आर्टिकल आता है, जिसको चौथा कह सकते हैं, अटॉर्नी जनरल की बात कर। तो इस एक सेगमेंट जब आप चलेंगे संघ के संविधान में तो उसको हम 52 से 78 कर देंगे। फिर 79 आएगा। 79 में संसद की बात होगी, यहां एग्जीक्यूशन की बात होगी, यहां कार्यपालिका की बात होगी। अब बात हो रही है विधायिका की। तो विधायिका में क्या बात हुई? संसद। जब संसद की बात होगी तो हम संसद, फिर आगे बढ़े उसमें संसद शब्द 79, फिर 80 में जाएंगे तो राज्यसभा मिलेगी, उच्च सदन। 81 में जाएंगे तो लोकसभा मिलेगी। फिर इनके बनेंगे कैसे, निर्माण होगा ना, इनकी संरचना वगैरह की बात होगी, सदस्यों की बात होगी, तभी तो स्ट्रक्चर पता चलेगा। फिर उसके बाद चलेंगे तो इनके अधिकारियों की बात होगी, ठीक है ना। अधिकारी का मतलब जैसे लोकसभा में लोकसभा का स्पीकर होता है, राज्यसभा में जाएंगे तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो पदेन सभापति होता है, लेकिन वहां पर उपसभापति का चुनाव होता है। तो ये सारी प्रक्रिया वगैरह करेंगे। कहां तक चले आएंगे? चले आएंगे पूरा 112 से पहले तक। 110 में आएंगे आप, वित्त विधेयक वगैरह की चर्चा करेंगे हम, धन विधेयक वगैरह की बात करेंगे ना रास्ते में। ऐसे करते कराते चले आएंगे और संसद के जो अधिकार वगैरह हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। और 112 से 117 में आएंगे तो बजट की चर्चा करेंगे, जो देखे होंगे फरवरी में बजट पेश होता है। आर्टिकल 112(1) में लिखा है कि राष्ट्रपति हर साल क्या करेंगे, एक वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में रखवाएंगे। हमारे देश में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है बजट को, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अमेरिका में इसको आय व्यय का विवरण कहा जाता है।
आय का मतलब इनकम और व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर बजट अमेरिका में, हमारे यहाँ बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सब की डिटेल चर्चा हुई। इसके अलावा भी बहुत प्रारूप हैं, जेडबीबी है, पीपीपीएस है, परफॉर्मेंस है, लिंग बजट है, ऐसे ऐसे बहुत सारे वैरायटीज आपको बताते हुए ये पूरा बताएंगे। इसी में फाइनेंस बिल कैसे पास होता है, अप्रोप्रिएशन बिल कैसे पास होता है, एक्सेस बिल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री कैसे, ये सारा कहानियां वगैरह हैं। ले दे करके ये कहां तक खत्म होता है पूरा लेजिस्लेचर एस्पेक्ट से आके जब ऑर्डिनेंस पास करता है 123। 123 में ऑर्डिनेंस यानी कि जब सत्र सदन में ना, सदन सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि राष्ट्रपति वही काम करते हैं जो मंत्रिपरिषद सिफारिश करती है। तो मंत्रिपरिषद कहेगा अध्यादेश जारी कर दीजिए, वो करेंगे, बिना उनके अपने से थोड़ी करेंगे। उस 123 तक आप, तो हम एक बार क्या करेंगे 52 से चलेंगे। तो राष्ट्रपति क्या है, एक पद है। उपराष्ट्रपति क्या एक पद है। प्रधानमंत्री क्या है, एक पद है। और जो मंत्रिपरिषद में जो लोग हैं मंत्री मंत्री वो सब क्या है, पद है। अटॉर्नी जनरल क्या एक पद है। तो अभी तक हमने क्या किया, अब देखो यहाँ बांट दो। 1 से 151 के बीच में एक जनरल व्यू, भारत से लेकर के राज्यों के कर्तव्य, नागरिकों का अधिकार कर्तव्य, और किस तरीके से भारत की जो शुरुआती स्थिति उसका हम आकलन प्राकलन कर लेते हैं, जानकारी कर लेते हैं। फिर उसके बाद पदों का अध्ययन कर लेते हैं। राष्ट्रपति कर लेते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, मंत्री करते हैं, साथ में हम अटॉर्नी जनरल यानी कि वो भी एक पद है का अध्ययन करते हैं। ये पदीय व्यवस्था में चले जाते हैं। फिर हम संस्था में चले जाते हैं। संसद क्या है, संसद एक इंस्टीट्यूट है। संसद में के भीतर भी पदीय व्यवस्था है। तो इंस्टीट्यूशन के अंदर इंस्टीट्यूट को भी जानते हैं और इंस्टीट्यूट के अंदर के पदों को भी जानते हैं। ठीक, और 123 तक ऐसा पूरा समझ जाते हैं। एक पर्सनालिटी बेस्ड स्टडी करते हैं, पर्सन बेस्ड स्टडी के बजाय पर्सनालिटी बेस्ड बोलिए, क्योंकि हम राष्ट्रपति का अध्ययन करते हैं, न कि जो राष्ट्रपति पद पे हैं उनका अध्ययन करते हैं। यानी कि जैसे रामनाथ कोविंद जी का अध्ययन नहीं करते, हम राष्ट्रपति का अध्ययन, मोदी साहब का अध्ययन नहीं करते, हम प्रधानमंत्री का अध्ययन करते हैं। तो जो पद है हम उसकी स्टडी करते, पोजीशन की स्टडी करते, पर्सन की स्टडी नहीं करते। तो इसी तरीके से हम अध्ययन करके 123 तक पहुंचे। फिर 124 से 147 तक क्या करेंगे, न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय का अध्ययन करेंगे। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि जब हम उच्चतम न्यायालय का अध्ययन करते हैं 124 से लेकर के 147 के बीच में, तो हम आगे बढ़ जाते हैं 214, 90 आर्टिकल माइनस कर लीजिए तो 214 आता है। और 214 उच्च न्यायालय की बात है, वहां से लेके 237 लोअर कोर्ट तक का अध्ययन यहाँ करते हैं। आप देखेंगे तो पूरा 214 से 237 में जितने आर्टिकल हैं उतने आर्टिकल 124 से 147 के बीच। तो यहाँ पर अलग अलग पढ़ने के बजाय उनको एक साथ लाते हैं। तो जैसे प्रारंभिक क्षेत्र अधिकारी इधर सुप्रीम कोर्ट है, इधर हम आपको उच्च न्यायालय का बताएंगे, तो आपको एक पंथ दो काज हो जाता है। ये नियम सही है अध्ययन का। ठीक, और ऐसा बहुधा शिक्षक भी कराते हैं और यही समझ भी गए। अब 147 तक आप चले गए, उसके बाद 148, 49, 50, 51 सीएजी का अध्ययन करेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फिर उसके बाद ये खत्म हो जाता है। तो जैसे ही ये खत्म होगा, संघ का संविधान खत्म होगा, भाग 5 खत्म हुआ। अब तक हम 5 जो है चैप्टर की बात कर चुके होंगे। लास्ट चैप्टर सीएजी होगा और जो पहला चैप्टर होगा वो कार्यपालिका हुई, यानी कार्य करने वाले लोग। फिर विधायिका हुई थी, फिर न्यायपालिका हुई। तो विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का अध्ययन आप कर लिए 147 तक। और 5वां जो भाग था वो हमने सीएजी, सीएजी खत्म। अब आप भाग 5 में आए, ठीक है ना। 152 में देखेंगे साधारण शब्द का इस्तेमाल है, तो उसका क्या मीनिंग है बताएंगे। 153 में जाकर देखेंगे जैसे संघ का एक राष्ट्रपति होगा, जैसे राज्य का एक राज्यपाल होगा 163। तो हम 152 से 237 तक जाएंगे, ठीक। लेकिन आपको मैं बताऊं कि 214 से तो हम यहाँ पढ़ लिए थे,
तो हम पढ़ेंगे 213 तक। 213 में भी जाएंगे तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ठीक 104 माइनस कर दीजिए 90, और फिर यहाँ पर राज्यपाल पढ़ेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद पढ़ेंगे। फिर जहां विधानसभा है, विधानसभा तो सब जगह है पढ़ेंगे, विधान परिषद हर जगह नहीं, राज्यों में और कुछ केंद्र शासित तो छोड़ दीजिए, जैसे दिल्ली और पांडिचेरी में पुदुचेरी बोलते हैं, वहां भी विधानसभा है। बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर जैसे हो गया है, विधानसभा वहां भी है, क्योंकि वहां पर जो है लेकिन विधानसभा रखी गई है ना, वो जो केंद्र शासित के बावजूद। तो तीन आप कह सकते हैं, तीन देश में तीन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा हो गई, एक जम्मू कश्मीर है, एक दिल्ली है, एक पुदुचेरी है। और एक राज्य घट गया है, दो केंद्र शासित बढ़ गए, एक राज्य घटने से लद्दाख भी उसमें बढ़ गया। तो कुल मिला जुला करके ये जो हमारी सिचुएशन यहाँ पर निकल के आया, क्या निकल गया कि 213 तक हम इसको पढ़ेंगे, फिर वैसे डिवाइड करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष को पढ़ेंगे, फिर बजट कैसे पास होता है, ये सब। तो जब आप संघ का सब पढ़े होंगे, तो जब हम मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और विधानसभा अध्यक्ष वगैरह में जाएंगे तो आपको सिमिलरिटी मिलेगी। संघ का और राज्य का जो संविधान है उसमें सिमिलरिटी मिलेगी काफी हद तक। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है इलेक्टोरल कॉलेज, बट राज्यपाल का इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होता, वो नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर उसकी सीमा, लेकिन विवेकाधिकार में क्या है, राष्ट्रपति का विवेकाधिकार ज्यादा होता है या राज्यपाल का विवेकाधिकार ज्यादा होता है, ये चीज मैं बताऊंगा, बट दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और ये सब जब चीजें आएंगी तो बड़े खुल के बातें होंगी इसमें, है ना, कि क्यों विवेकाधिकार किसी का ज्यादा कम है, क्यों राज्यों में मतलब जो राज्यों की जो मंत्रिपरिषद है वो कैसे केंद्र की मंत्रिपरिषद से मेल खाती, वो सब आपको समझ में आएगा। इसीलिए अल्प अध्ययन में, इधर जितना अध्ययन किए होंगे अच्छे से, अब जैसे माना आप एडवोकेट जनरल की, अटॉर्नी जनरल की बात करें और राज्यों में एडवोकेट जनरल की बात करें, तो सिमिलरिटी हो गई ना, सिमिलरिटी। अगर उसकी विधा को जानते तो यहाँ नामकरण बदल करके जो मामूली चेंज है आर्टिकल वगैरह उनको ध्यान में रखकर उनके कृत्यों को आसानी से समझा जा सकता है। ओके, जब आप इसमें आ जाएंगे तो अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा 233 से बेटा 237 के बीच में की गई है, और 232 तक उच्च न्यायालय है, यानी 214 से 232 तक उच्च न्यायालय की बात की गई है। वैसे 231 है, 232 की बात में बताएंगे उसके साथ क्या हुआ है, और 233 से लेकर 237 तक ये। अब आएगा सातवां जो संविधान संशोधन है, जो भाग सातवां कह सकते हैं, सातवें संविधान संशोधन 1956 द्वारा भाग 7 को हटा दिया गया था। ठीक, हम भाग 8 की चर्चा करेंगे। भाग 8 की चर्चा में हम यूनियन टेरिटरी की चर्चा करेंगे, जैसे हमने पता किया संघ राज्य, वैसे केंद्र शासित की चर्चा करेंगे। ठीक, तो इस केंद्र शासित की चर्चा करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे 243 में आपको पंचायत मिलेगा बगल में, पंचायत की चर्चा जिसको नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 40 में कहा गया है। देखिए पंचायत अब तो हर जगह आप पाते हैं, 243 में देखिए, 73वां संविधान संशोधन देखिए, उसी के अंतर्गत किए गए जितनी व्यवस्था है 243 में, क ख ग घ अंगा च छ ज झ ये सब, तो जितने आर्टिकल्स हैं या बाद में जितने भी जुड़ाव हुए, मतलब संविधान में 1992 में संशोधन से जितने जुड़ाव हुए, हम उनकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट फॉर्म में हम आएंगे सहकारी पंचायत नगर पालिका की बात करेंगे, सहकारी समितियों की भी बात करेंगे, और जो सहकारी समितियों के साथ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की बात करेंगे, क्षेत्रों की बात करेंगे, सॉरी उनके क्षेत्र की बात करेंगे, साथ में संघ और राज्य के बीच संबंध, ये सब बात करते करते हम 244 आर्टिकल तक आ जाएंगे। जब हम बात करेंगे अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र 244 में बात करेंगे, 245 से संघ राज्य संबंध में चले जाएंगे। हालांकि यहाँ तक आते आते हम भाग 11 में आ जाएंगे। हम भाग से अभी नहीं बता रहे हैं, हम भाग रहे हैं भाग से, हम आपको सिर्फ उसका सीक्वेंस ले रहे हैं कि एक संघ का संविधान 51 का से पहले एक जनरल संविधान का एक जनरल जो भाव, जहां भारत है, जहां नागरिक है, जहां अधिकार है, जहां उत्तरदायित्व है, जहां कर्तव्य है। फिर आया जहां पद है, जहां पद पर पोजीशन पे निहित कृत है। फिर विधानमंडल है, संसद है, मतलब विधानमंडल वही लेजिस्लेचर जो जिसमें कैसे कार्य है, कौन अधिकारी है, किस तरीके से निर्माण है, वो है। फिर हम आते हैं न्यायपालिका में, और
ऐसे कर करा करके 151 तक यानी सीएजी तक खत्म करते हैं, फिर यही चीज राज्य में करते हैं, फिर राज्यों के बाद आते हैं नीचे तक चले जाते हैं, क्योंकि पंचायत भी एक तीसरा जो है शासन है हमारे देश का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत उसको देखें तो वो तीसरा शासन हो जाता है ना, जिसको स्थानीय शासन, केंद्र शासन, राज्य शासन और स्थानीय शासन। और इसमें भी हमने डिवीजन, जैसे नगर पालिका की बात की, पंचायत की बात, और 244 तक जब हम आएंगे तो देखेंगे कि हम जो अनुसूचित और जनजाति जो क्षेत्र है उसकी चर्चा की। अब 245 से जब हम चलेंगे बच्चा, तो 245 से 300 तक आप चलिए, तो हम वित्तीय संबंध तक चलेंगे, ठीक है ना। 245 से 300 एक प्रकार सीधे सीधे आप संघ राज्य संबंध का 3 संबंध देखेंगे, विधायी देखेंगे, कार्यकारी देखेंगे और वित्तीय संबंध देखेंगे। अगर विधायी संबंध की चर्चा करेंगे तो 245 से 255 के बीच की बात करेंगे। अगर आप इसकी बात करेंगे कार्यकारी संबंध की, तो आप 256 से 263 की बात करेंगे, और वित्तीय संबंध की बात करेंगे तो 264 से लेकर के 300 तक की बात करेंगे। और ये 12 भाग तब तक पूरा हो चुका होगा संविधान का। इसमें भी बेटा ऐसा नहीं पढ़ेंगे, इसको हम चैप्टराइज करेंगे, नहीं 264 से 300 बहुत सारी बातें हैं, इसको चैप्टराइज कर देंगे। और उसके बाद 301 से लेकर 307 का भी अध्ययन करेंगे, जिसकी चर्चा भाग 13 में की गई है, ठीक है ना। जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार से जुड़ा है, वाणिज्य से जुड़ा है और समागम से जुड़ा है, इसकी चर्चा 301 से लेकर के 307 के बीच है, तो भाग 13 है। तो ये चीजें यहाँ पर विद्यार्थी, जैसे 301 से 307 हो गया, या हमने 237 के बाद जितने आर्टिकल बताए, तो माना 239 वगैरह यूनियन टेरिटरी वगैरह का बताया, उसके बाद जो बताया जैसे अनुसूचित ये और जनजाति क्षेत्र वगैरह, तो 244 यहाँ लड़के पढ़ते नहीं है, क्या समझे। पंचायत तो चलो 243 के कारण पढ़ लेते हैं, बाकी जो बीच बीच में आर्टिकल आ रहे हैं उसका अध्ययन करते नहीं। जब सवाल यहाँ से, कहते हैं ना कि जब परत खोलता है और सवाल यहाँ से निकालता है, तब लगता है अरे ये तो हमने पढ़ा। तो आप क्या करते हैं कि सिंपलाइजेशन के तहत मूल अधिकार, ये नीति निर्देशक तक राष्ट्रपति कैसा चुनाव, आप किसी भी वीडियो के जाके देखें बेटा। मैं तो जब से ये पढ़ा रहा हूँ ना, थोड़ा सा मेरा भी दिमाग इधर उधर जाने लगा है, तो मैं देखा कि लोग राष्ट्रपति का चुनाव ऐसा होता है। कोई भी व्यक्ति ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि आर्टिकल 244 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है, क्या समझे, ये नहीं बता रहा है कोई, हम तो सुने ही नहीं है। कहने का मतलब है कि स्टूडेंट जहां पर एक सिंपल, जहां आकर्षित हो सकता है, जैसे मैं अगर आप स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें आप आकर्षित हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम अपवाद की बात करें, मूल अधिकार, हो सकता है आप आकर्षित ना हो। लेकिन आप ये देखिए, आकर्षण का विषय नहीं है पढ़ाई, पढ़ाई आपके परीक्षा का विषय है, क्या समझे। रजाई का कलर देख के जाड़ा काटेंगे कि रजाई अच्छी है, जाड़ा नहीं लगे इसलिए ओढ़ेंगे। रजाई की अच्छाई ये है कि वो जाड़ा इससे नहीं लगता है, कलर खराब है इसलिए हम नहीं ओढ़ेंगे, तो ऐसे रहेंगे। तो जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स हैं इसके, उस पर हम आपको ले चलेंगे, जहां से सवाल जो है ना ड्रिल करके निकाला जाता है। एक तो तक कुआं खोद के सब झांक सकते हैं, ड्रिल में सबकी ऐसे नजर पहुंचती नहीं, ड्रिल करके निकालेंगे उसमें से। 300 आए, 313वें भाग में जाएंगे, 301, 300 का यही मिलेगा जो 31 देखे होंगे, संविधान से मूल अधिकार जो एक था उसको हटा दिया गया, जो आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार, जिसको विधिक अधिकार बना के आर्टिकल 300 क में लाया गया, वो भाग 12 का विषय जिसकी चर्चा किए थे। 301 से 307 हो गया। 301 से 307 के बाद आएगा 308 आर्टिकल। अब 308 आर्टिकल का पूरा संदर्भ निहित परिप्रेक्ष्य क्या है, चलिए, लोक सेवा और चले जाओ संघ लोक सेवा या लोक सेवा आयोग। जैसे इसकी बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सेवाएं और लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग। 308 से 314 तक लोक सेवा की चर्चा, आईएएस पीसीएस ये जो आप लोग बनते हैं,
सुरक्षा की बात, संरक्षा की बात, ये सब मिले, निर्माण की बात। अखिल भारतीय सेवा का निर्माण किससे? आर्टिकल 312 में जब राज्यसभा करती है, इन सब की चर्चा, इनके छुपे हुए संदर्भ को, जैसे 308, 309, 312 लोग पढ़ लेते हैं, 308 ठीक से नहीं पढ़ेंगे, 9 नहीं पढ़ेंगे, 10 नहीं पढ़ेंगे, 11 नहीं पढ़ेंगे, 12 पढ़ लेंगे, 13 नहीं पढ़ेंगे, 14, 13 के साथ क्या हुआ, कैसा है, जानना पड़ेगा ना। फिर 14 है, उसके बाद 315, 315 में साफ है कि केंद्र में संघ लोक सेवा और राज्यों में लोक सेवा आयोग। यहां पर केंद्र राज्य संबंध का मिश्रण है, यानी कि जो केंद्र में कह रहे हैं वही राज्य में कह रहे हैं। 320 में इनकी नियुक्ति है, 323 में रिपोर्ट है। 3 तरीके के आयोग की चर्चा है, लोक संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा। संयुक्त लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति में राष्ट्रपति का काम होता है और राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति में राज्यपाल का काम होता है। और जो रिपोर्ट्स होती हैं, अगर संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग है तो वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है आर्टिकल 323 के तहत। अगर राज्य लोक सेवा आयोग हो तो राज्यपाल को दिया जाता है, हर साल ये रिपोर्ट जाती है 323। हालांकि कहीं कहीं नहीं जाती होगी, जब काम ही नहीं हो तो क्या रिपोर्ट देते होंगे, ऐसी हैं बातें। फिलहाल जो संविधान में मैं वो बता रहा हूं। और 316 है, 17, 18, 19 विधिवत इसमें नियुक्ति की, इनके हटाने की, सबकी चर्चा मिलेगी, मतलब इनके साथ हुआ। 320 में जैसे मैंने बोला नियुक्ति ही है, फिर हटाने उठाने की चर्चा है, फिर रिपोर्ट वगैरह देने की। 321 की बात करेंगे, लोक सेवा आयोग का खर्चा कहां से चलेगा, लोक सेवा आयोग में आदमी कहां से आए, सबकी चर्चा मिलेगी नहीं। ये सब चीज अब कहेगा लोक सेवा आयोग का जो वित्तीय खर्च वो कैसे उठाया जाता है और इसका संविधान में कहां उल्लेख मिलता है, तो घूमते रहिए, फिर पढ़ना पड़ेगा ना। ये सब बारीक जब खोलेंगे तो मुख्य परीक्षा में भी अगर चर्चा करनी है काग जगह काग ले, कैसे आप वीरता दिखाएंगे अपनी, जब पहले आप धनुष विद्या में प्रवीण होंगे। अब आता है 14 का, 14 का भी आया ना, ये संशोधन से जोड़ा गया था, 1985 में जोड़ा गया था इसको संविधान संशोधन के द्वारा। अब इसमें क्या जोड़ा गया, आप देखेंगे कैट सैट के बारे में, जो न्यायाधिकरण है प्रशासनिक, है ना, ट्रिब्यूनल्स वगैरह की चर्चा करें, कैट सैट जैट। 14 का खत्म हो जाएगा, फिर जैसे ही 323 खत्म हुआ, 324 से 329 निर्वाचन आयोग आ जाएगा। ठीक, निर्वाचन आयोग जिसमें अभी हम आपको बता रहे हैं कि हमको संविधान ने जबरदस्त ताकत दिया और हम भूल गए। भाग 15 में इसकी चर्चा मिलेगी, 323 से 329। और 16 में जाएंगे 330 से 342, 330 300 कुछ वर्गों के लिए उपबंध है। जैसे 331 में जाएंगे तो एंग्लो इंडियंस को जो लोकसभा में नियुक्त किया जाता है, और 342 तक चले जाइए, 342 में अनुसूचित जनजाति कौन है उसको चिन्हित किया जाता है। 341 में अनुसूचित जाति और 342 में अनुसूचित जनजाति की चर्चा है। 342 खत्म हो गया, उसके बाद आप भाषा में आ जाइए, भाग 17 में आइए, राजभाषा। तो 343 में देखे होंगे राजभाषा का उल्लेख मिलेगा। इसमें संघ की भाषा भी है, प्रदेश की भाषा भी है और न्यायालय की भाषा भी है। 3 भाषाओं में इसका वर्गीकरण कर देंगे। और ये विशेष निर्देश के अंतर्गत देखेंगे तो जो विशेष निर्देश कहां से आते हैं, भाषा को लेकर के आयोग का गठन, कोई भाषा को बढ़ाना है, किसी भाषा को मान्यता देना है। आपने नहीं देखा है 300 जब संविधान लागू हुआ तो 14 भाषा था, बाद में 15 हो गया, बाद में 18 हो गया और बाद में 22 हो गया। तो ये कहां से आ रहे हैं निर्देश, क्यों लागू हो रहे हैं, ये सब क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। 1965 में आप 15 भाषा से करके आज 22 भाषा कैसे कर लिया, तो ये सब आप पढ़ेंगे 351 के बीच मिलेंगे। तो 300 देखिए 43 से 351 चले आएगी नहीं, आप भाषा से जुड़ा विशेष निर्देश देख लिया, लास्ट उच्चतम न्यायालय की भाषा, उसके पहले प्रादेशिक, उसके पहले संघ की। तो भाषा और अब आप जरा सोचिए, भाषा और सब लेके बच्चा 343 से तुम 351 के बीच में कितना बढ़िया पढ़ते हो, नहीं पढ़ते। सवाल आता है वहीं घूमते गोल गोल चक्कर मारते हो तुम लोग। ये सब टर्निंग पॉइंट, क्या समझे, ये सब ऐसे संविधान के जगह जगह पर मतलब कह सकते हैं सघन विषय हैं जिस पर आपको
बड़े बड़े इत्मीनान से रुकना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, भाग 18 में पहुंचेंगे। फिर इमरजेंसी 352 से कहां तक 360, 3 प्रकार से। राष्ट्रीय आपात की बात करेंगे 352 में, 353-54 भी देखेंगे, 356-55 भी देखें, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात, है ना। कोरोना की महामारी के इस दौर में अर्थव्यवस्था का ये हाल है, आप क्या समझ रहे हैं? आप वित्तीय आपात घोषित करें ना करें, वित्तीय आपात तो लग ही गया है। क्यों भाई? वो तो सबको दिख रहा है। हा? एक हॉस्पिटल में एक मरीज होता है, मरीज का जो तीमरदार होता है, जितना डॉक्टर मरीज के बारे में जानता है, कमोबेश उतना वो भी जानता है। इसलिए रिश्तेदार जब आते हैं तो उससे पूछते तबीयत कैसी है, तो वो पूरी बताता है कि क्या स्थिति है, और उसको सही वास्तविकता का ज्ञान, बताए ना बताए। इस समय देश में कोरोना महामारी के चलते जो वित्तीय स्थिति है, सरकार डिक्लेयर करे ना करे, सारे तीमरदारों को पता है कि क्या स्थिति है। ठीक है, अब कहने की जरूरत नहीं है, ये तो नियम है बेटा। अगर 360 के तहत आप इमरजेंसी फाइनेंशियल क्राइसिस अभी तक कंट्री में कभी लागू नहीं हुआ, और अगर आज के दौर में फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, तो मुझे नहीं समझ में आया कि फिर 360 का क्या मूल्य रहेगा। जब वेतन कटौती होती हो, तमाम चीजें होती देखे होंगे कि फाइनेंशियल क्राइसिस में ये एक्सेप्शनल है। लोग कहते हैं ना कि किसी के पद पर आप उसके पद को किसी तरह से अलाभकारी नहीं बना सकते, लेकिन आज इस तरीके के सिचुएशंस थोड़े देख रहे हैं, तो ये 360 फिर एक्सेप्शनल हो जाता है। आपके तनख्वाह में कटौती अगर की जाती है 360 में की जा सकती है, तब आप आरोप नहीं लगा सकते कि नहीं, सेवा के टाइम में तो आपने कहा था कि हम ये सैलरी देंगे, रास्ते में क्यों काट रहे हैं। अरे यार, जब कंट्री प्रॉब्लम में है, राष्ट्र प्रॉब्लम में है, यहाँ की ढांचा और यहाँ का प्रक्रिया, यहाँ का बिहेवियर सब खतरे में है, तो तुम्हारी सैलरी ही इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये फाइनेंशियल क्राइसिस का एक परिप्रेक्ष्य है, लेकिन डिक्लेयर नहीं है। पता नहीं, डिक्लेयर, मुझे तो पता है डिक्लेयर नहीं है, आपको पता होगा तो पता नहीं, लेकिन डिक्लेयर नहीं है फिलहाल। इसके बाद हम 360 पे आने के बाद, जैसे हम 361 से 67 की बात करेंगे, 361 में जाएंगे, प्रिविलेज वगैरह की बात मिलेगी, विशेष अधिकार वगैरह की, फिर 367 तक जाएंगे, फिर 367। अब देखिए 361 से लेके 367 फिर एक डंप हो जाता है ये आर्टिकल। लड़के फिर छलांग लगा के कहां चले जाते हैं मालूम है? 360 के फाइनेंशियल क्राइसिस की जानकारी करने के बाद 368 में कूद पड़ते हैं संविधान संशोधन। फिर ध्यान नहीं देते कि 361 से लेकर 367 के बीच जो भाग 19 में चर्चा है उसके बारे में क्या बोलते हैं। गहन अध्ययन यहां अभाव पाया जाता है। और एक कमाल की बात बताएं, 369 की स्थिति क्या है, इसको सोचे बगैर 370 में जम्मू कश्मीर में भाग जाते हैं। जितना जम्मू कश्मीर, अब तो 370 हट गया, वहां जम्मू कश्मीर के बारे में जितना वो समझना चाहते हैं, थोड़ी सी 10-20 समझ 369 पे भी लगा दीजिए। अब एक और कमाल की बात बता रहे हैं, इतना छोड़ दीजिए, 371 का खा गा घा अंगा चाचा ऐसा जो चल रहा है, 371 पे भी बेटा आप लोगों की पकड़ उतनी मजबूत रहती नहीं। क्या समझे? 370 पे जितनी पकड़ मजबूत थी, 371 पर आपकी पकड़ मजबूत नहीं है। यही कारण है कि 371 के बारे में जो पूर्वोत्तर के संदर्भ से संदर्भित है, और कुछ महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह से संबंधित जो प्रावधान इसमें निहित मापदंडों में आंध्र प्रदेश वगैरह की चर्चा रही है, गोवा और ऐसे की रही। भले ही स्थिति अब बदल गई हो, लेकिन जानना तो पड़ेगा ना भाई। तो ये जानकारी का अभाव यहाँ हमको दिखता है, और जब सवाल आता है तो वहां पर फिर हवा नहीं लगती है। तो इसलिए मूल अधिकार जितनी सहजता से आप समझना चाहते हैं, इसी संविधान के भीतर रहस्यमयी न सही स्पष्ट रूप से उन संविधानों को भी जानिए जो संविधान के विधान है। ठीक है, उसके बाद जब हम ये भाग 21 की बात किया था, जब हम भाग 22 में आते हैं,
अब ये खत्म हो रहा है। तो हम देखते हैं कि 393 से 300, जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो 393 वगैरह की चर्चा करने के बाद 300, जैसे हमने 69 से 392, 368 जो संविधान की बात किया, जैसे हमने संविधान संशोधन की बात किया, 70 की बात किया, लेकिन हम 368 से लेकर के 392 तक के संविधान की सरलता और सघनता के साथ उत्पन्न जटिलता को बहुत स्पष्ट रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से जब सवाल आता है तो आप तो 370 उत्तर के बाद संविधान बंद ही कर देते हैं कि संविधान पढ़ना ही नहीं है। 369 से 392, फिर 93, 94 और 95, ये 3 आर्टिकल को आपको पढ़ना होता है। तब तक संविधान का 22 भाग हो चुका है ना। इस 22 भाग में 3 भाग और जोड़ लीजिए। वैसे तो मूल संविधान में 300 ये 22 भाग हो गए। 4 का आपने जोड़ा था ना, 4 का, ठीक है। 9 का जोड़ा था आपने और 14 का जोड़ा था, तो 4 का 1 हो गया, 9 का 2 हो गया, 14 का 3 हो गया, तो 22 3 25। तो 25 नहीं, आप कहते 25 भाग है, लेकिन ये भाग का जो संदर्भ है वो उसके भीतर है। जैसे आप आर्टिकल 395 कह तो 450 देते हैं भाई, जब 51 का जोड़ा गया, एक आर्टिकल का उदाहरण दे रहा है, तो 396 आर्टिकल हो गए कि नहीं, है ना। जब आपने 323 में 323 क जोड़ा, 323 ख जोड़ा, ट्रिब्यूनल के लिए जोड़ा कि नहीं, स्टेट ट्रिब्यूनल के लिए जोड़ा कि नहीं, 323 तो 397 98 ऐसे होना चाहिए। तब तो ये संविधान में ये भी पूछना चाहिए कि आर्टिकल 403 में क्या लिखा है। कभी सुने हैं कि आर्टिकल 423 में क्या लिखा है? कभी नहीं सुनेंगे। ये उसके उपबंध हैं। तो आपको कहना होगा कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 3 उसके उपभाग बनाए गए, ये फुल फ्लेज भाग नहीं है। आर्टिकल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, बाकी इसके उपबंध हैं। 51 में 51 का है, आर्टिकल 303 में 300 का है, उपबंध बढ़े गए। तो ये पूरे संविधान की आपने देखा 395 तक की पूरी व्याख्या है। लास्टली जब आते हैं तो आप कहते हैं कि जो संविधान का गुणित मापदंड है, गुणित संक्षिप्त नाम क्या होगा? भारत का संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पूछ ले कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान कहां से जोड़ के देखेंगे। ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं, इनके आर्टिकल्स को उभारना, जहां पर स्पष्टता, जहां पे संभावनाएं जो है आपको अपने दर्शन और अपने चिंतन को उभारने की, वहां पर उभारना, और जहां पर संविधान बिल्कुल फ्लो में बह रहा है, क्लियर कट, 3 कैटेगरी से संविधान को समझना चाहिए। पहला, संविधान एक विधि है, जो कहता है मान लो, कोई दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा, संविधान एक चिंतन है, एक दर्शन है, इसलिए हमको थोड़ा सा जहां पर चिंतन और दर्शन की बात उभरती है, वहां पर हम अपने चक्षु को खोलकर एक दार्शनिक नजरिए से देख लेना चाहिए। तीसरा और आखिरी, संविधान में बहुत सारे वक्त के साथ कॉन्फ्लिक्ट आए, वक्त के साथ कंफ्यूजन आए, लेकिन न देश का नागरिक और न देश की सरकार इस कंफ्यूजन को दूर करने का अधिकार रखती है। अगर इस कंफ्यूजन है या नहीं, इसका पता करना है, तो देश की सर्वोच्च अदालत है, वह बताती है कि युक्ति युक्त इसका क्या उपबंध होगा। तो एक बात करो, संविधान एक विधि है, सपाट अध्ययन करना। दूसरा, इसमें चिंतन और दर्शन है, थोड़ा दिमाग खोलना है। और तीसरा है युक्ति युक्त क्या है, जहां पर प्रतिवाद खड़े हो जाएं, विवाद खड़े हो जाएं, जहां पे सर्वोच्च न्यायालय अपनी बात रखता हो, वह युक्ति युक्त वहां से खोज के लाएं।
जैसे संविधान का पहला संशोधन, और उसमें आपने 9वीं अनुसूची जो जोड़ी, और क्या बोला उसमें, आप चले जाइए 31 ख में, 51 में जो है जोड़ा गया था। केशवानंद भारती के केस को देखिए 1973, 24 अप्रैल 1973 के बाद भी अगर इसमें कोई 284 नियम कानून अधिनियम इसमें जुड़ चुके हैं, में अगर कोई बात ऐसे नहीं है कि ये जुडिशियल रिव्यू से परे है, कहा कि 24 अप्रैल 73 के बाद भी अगर इसमें कोई चीज जोड़ी गई है तो वो जुडिशियल रिव्यू से परे नहीं है। पहले वाले क्यों नहीं है, बाद वाले क्यों हैं, ये सब सोचने वाली बात है ना। सोचिए, सोचेंगे, समझेंगे, एग्जामिनर को बताएंगे, जो सही है बताएंगे, जो सही है और बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। और जैसे सरकार से आप नीतियों के सहारे खुशियां मांगते हैं, वैसे कमीशन प्रश्न के सहारे खुशियों भरा उत्तर मांगता है आपसे, और आप जटिलता में, समस्या में और तमाम तरीके के व्यवधानों में उलझ करके एक विधि संगत, एक विचार संगत और एक युक्ति युक्त संगत संविधान जैसे साइंस को मटिया मेट कर देते हैं, और इतने साल पढ़ने के बाद भी हाथ खड़े रहते हैं और समस्याएं बनी रहती। तो ये संविधान था। अब 12 अनुसूचियां हैं, इसके साथ 12 अनुसूचियां हैं, और वो 12 अनुसूचियों में जो संदर्भ है वो सिंपल सी बात है। सिंपल बात क्या है कि 8 अनुसूची जो थी वो कहां पे थी, 8 अनुसूची कहां पे थी, मूल संविधान। पहली हमने बोला 151 वाली 1951 में 9वीं जोड़ी गई, और उसमें और 1992 में 73वां 74वां संविधान संशोधन, 11वीं 12वीं 12वीं लास्ट, तब से कोई अनुसूची नहीं जोड़ी। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मूल संविधान का नहीं है, 8 तक मूल संविधान है। पहली सूची संघ और राज्य के बारे में है, जिसमें आपके राज्य और केंद्र शासित की चर्चा है। दूसरी सूची जो होगी उसमें जो पेंशन पदाधिकारियों की ये फलाना ढिमका सब जितनी भी चर्चाएं हैं, सब लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब की मिल जाती है। तीसरी में आपको मंत्री संसद वगैरह के निर्वाचन और ये संसद सदस्य वगैरह इन तमाम की जानकारी, ये सिलसिलेवार आप पढ़ते चले जाएंगे। और चौथी में जो बातें हैं, 5वीं में जो बातें हैं, 6वीं में है कहीं भाषा की बात है, कहीं कामों का बंटवारा है, 9वीं में आप समझ ही रहे हैं, 10वीं में दल बदल है, 11वीं में आप पंचायत है, 12वीं में नगर पालिकाओं का है। ये सूची खत्म हो जाती है। सूची के भीतर जो काम है वो संविधान में जो 22 भाग में प्लस 3 जो उप भाग जोड़ेंगे उन सभी को मिला दिया जाए, 395 और जो उपबंध है उनको जोड़ दिया जाए, और संविधान को विधि के अनुरूप, संविधान को दर्शन के अनुरूप और संविधान को युक्ति युक्त, यानी जो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं उनके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले और हुए संशोधनों को ध्यान में रखकर पढ़ लिया जाए तो संविधान से कोई सवाल गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान अनलिमिटेड नहीं है, संविधान 100% लिमिटेड है। मैंने बोला ना कि मूल अधिकार भी आपका अनलिमिटेड नहीं, कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है, तो काहे परेशान है भाई। ठीक है, तो ये जो हमने लेक्चर संविधान को समराइज करने के लिए दिया, संविधान को थोड़ा स्पर्श किया हर जगह से, अगर इसको बारी बारी से ऐसे बांट लें, पहले क्या बांटे 1 से 51 क, इसमें भी खंड बनाया हमने जैसे विभाग के हिसाब से, उसके बाद उसके सब कंट्रोवर्शियल पक्ष को, यानी कि दार्शनिक पक्ष को, विधि पक्ष को और जो कंट्रोवर्शियल पक्ष है सभी को बाहर निकाल लिया। उसके बाद सवालों से उसका मेल खा गया, आपको परोसना आ गया, काम खत्म हो गया। क्यों झंझट में पड़ते हो यार, कुछ विषय को तो सरल ढंग से पढ़ो ना। हाँ, गांधी एक विचारधारा है, विचारधारा में भी कौन सी कंट्रोवर्सी आपको समझ में नहीं आ रही, समर्पण नहीं है, ध्यान नहीं है, संज्ञान नहीं। तो आज का मैं यह लेक्चर जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो मैं इसको
समाप्त कर